नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में एक आम नेता 3 चुनाव हार जाए या 1-2 चुनाव की जिम्मेदारी लेते हुए उसकी पार्टी हार जाए तो उसे उसके पद से निकाल दिया जाता है और उसका कैरियर आप समझिए लगभग खत्म ही हो जाता है। यहाँ संजय झा ने कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन कर खुद को सुधारने की क्या बात की, सीधे 10 जनपद की राजमाता को तीर लगा और संजय झा को कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की पोजीशन से हटा दिया गया। वैसे संजय झा की तीखी टिप्पणी थी ही 10 जनपद की ओर, तो उनके साथ तो ऐसा होना ही था। लेकिन हाँ, वहां एक 50 साल का मंदबुद्धि बालक बैठा है जो 30 चुनाव अपनी पार्टी को हरवा चुका है, लेकिन फिर भी उसको कोई छू तक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक परिवार का राज चलता है, ये तो आपको पता ही है। अब वाड्रा के भी बच्चे तैयार हो रहे हैं, बाकी गुलाम जी हजूरी के लिए हैं। मंदबुद्धि बालक को देश का इतिहास का शायद अता पता ही नहीं है, पर हाँ, हर दिन ट्वीट ट्वीट खेलता रहता है। आज जब भारत चीन के बीच में जंग जैसे हालात हैं, इसके ट्वीट से पता चलता है दर्द 20 सैनिकों के शहीद होने का नहीं है, खुशी सरकार को घेरने का मौका मिल जाने का है। चाटुखोरों और गुलामों की फौज भी अपने लाउल बाबा की चाटुखोरिता में यही काम कर रही है। पर आप ट्वीट्स पर ध्यान दें तो मंदबुद्धि होने का सबूत आपको मिल ही जाता है। गलती राहुल बाबा की नहीं है, क्योंकि राहुल बाबा तो बचपन से अपने परिवार के इतिहास को देखते आए हैं। उन्होंने देखा है हमेशा जहां ऐसी ही बातें कर सत्ता हासिल करती गई है कांग्रेस। एक तरफ दादी गरीबी हटाओ का नारा देती थी, जाहिर सी बात है देश में उस वक्त गरीबी थी। दूसरी ओर पोते के साथ प्राइवेट जेट में बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। पिताजी गरीब के घर से बाहर निकलकर फोटो पेपर में छपवाते थे और दिखाते थे कि देखो गरीबों का मसीहा आ गया। पर जब सत्ता मिल जाती तो हॉलिडे करने प्राइवेट आइलैंड पे घूमने जाते अपने पूरे परिवार के साथ। और हाँ, मत भूलिए इंडियन नेवी को भी काम पर लगाया जाता परिवार की सेवा में। माँ तो माँ होती है, बच्चे का उज्जवल भविष्य ही चाहती है। अपने पैसे और रुतबे के दम पर विदेश में भेजा पढ़ाई करने के लिए। भगवान जाने कौन सी पढ़ाई करके ये आए हैं कि ये अब भी मंदबुद्धि बालक ही बने बैठे हैं। लौटे तो माँ ने प्यार से कहा, मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमने यही तो किया है। एक के बाद एक हम प्रधानमंत्री ही बने हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं तेरी इमेज बनाऊंगी। मीडिया को अपने घर के बाहर भौंकने के लिए जो रखा है वो हमारी तारीफ में भौंकेंगे और हम उन्हें 2 बिस्किट डेली देते रहेंगे। यही तो कारण है कि एक एपिसोड इंडिया चाइना के नाम पे बनाते हुए विनोद दुआ 1962 और 1967 में किस तरह सेना ने अपने शौर्य दिखाया और चीनी सेना को जबरदस्ती हमारी सीमा में घुस रही थी उसकी बात की। ये भी बताया कि हमने उनके सैनिक को मार दिया। बहुत अच्छा लगा सुन के, पर ये नहीं बोला कि कैसे सेना के हाथ बांध कांग्रेसियों यानी कि नेहरू जी ने थाली में सजाकर आस्काई चीन उन्हें दे दिया। इन जैसे पत्रकारों ने यही बातें आज तक छुपाकर देश को गुमराह ही करते रहे हैं। खासकर चीन के साथ जो हमारी झड़प हो रही है, आप सब जानते ही हैं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, एक कर्नल को मिलाकर। और उसके अलावा एएनआई है एजेंसी, उसका कहना है कि 43 चीनी जो हैं फौजी वो भी मतलब मारे गए हैं। लेकिन हमारी जो फौज की ब्रीफिंग है उसमें उसका कहीं जिक्र नहीं है। और ग्लोबल टाइम जो है चीन का जो सरकारी माउथपीस है, उन्होंने कहा तो है कि हाँ हमारे लोग मरे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 43 मरे हैं या 4 या 430। ये फिगर सिर्फ एएनआई की फिगर है, तो इस पर कितना यकीन किया जाए ये भी देखना बाकी है। बेशर्मी देखिए, इस चाटुखोर ने यह बता दिया कि भारत के 20 जवान शहीद हुए, पर इसे एएनआई के सोर्सेस की रिपोर्ट जो कहती है कि उनके 43 मारे गए हैं, उस पर यकीन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना का बयान नहीं आया। जिस चाइना ने कोरोना पेशेंट्स के सही आंकड़े कभी नहीं दिए, वो इस ह्यूमिलेशन का डेटा इन्हें जरूर बताएगा। इन्हें ऐसा लगता है तो ये इनसे बड़ा बेवकूफ इस देश में कोई नहीं है। ऐसे पत्रकारों को पाला गया है, रवीश सरदेसाई सागरिका जैसों को। इनको कहा गया था कि बालाकोट के बाद बोलो सरकार को कैसे पता चला एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे गए हैं। आज भी ये यही काम कर रहे हैं कि अजय शुक्ला जैसों के नॉनसेंस को फैला रहे हैं,
5,000 सैनिक घुस गए, 60 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया गया जैसी कहानियां प्लांट की गई। मतलब हमारी आर्मी इतनी कमजोर है कि इतना सब हो रहा है और हमारी आर्मी कुछ नहीं कर रही है। गुलामों और चमचों की फौज के श्रद्धांजलि वाले ट्वीट्स में जब भी लिखा हो 56 इंच क्या कर रहा है या लाल आंखें कहाँ हैं, तब आप खुद ही समझ जाइए कि दुख सैनिकों के मरने का नहीं है, खुशी सरकार को घेरने की है। देश के हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लोग कोरोना वायरस से अब भी मर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से इफेक्ट हुआ है, उसे ट्रैक पर लाना है। कई सारी समस्याओं से देश इस वक्त गुजर रहा है। ऐसे में 56 इंच या लाल आंखें वाला प्रधान सेवक चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो जंग नहीं करना चाहता है। अगर वो जंग करता है तो उससे देश की अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो जाएगी और तब तुम ही लोग होगे जो उन्हें गाली दे रहे होगे। ऐसे में राहुल गांधी वीडियो बनाकर पूछ रहे हैं, चीनियों ने हमारी जमीन हड़पी, वो हमारे देश में घुस आए। दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहाँ छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। इतिहास को पढ़ो राहुल गांधी, इतिहास को। तुम्हारे परदादा ने ही उन्हें देश में घुसाया था 62 में। बंजर जमीन घास तक नहीं उगती वाला स्टेटमेंट सबको याद है। आज चीनी सेना ने हमारी कोई जमीन नहीं हड़पी है और ना ही एलएसी क्रॉस की है या इस तरफ आए हैं। इस मंदबुद्धि के ट्वीट्स को भी आपके लिए पढ़ देता हूं। ना तो प्रधानमंत्री साइलेंट हैं और ना ही कहीं छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री तुम्हारी तरह मंदबुद्धि नहीं है जो बिना पूरी जानकारी सेना अध्यक्ष से लिए कोई बयान देंगे। आगे की क्या रणनीति है, क्या करना है, सोच समझकर बयान दिया जाता है, सही समय पर बयान दिया जाता है। उल जलूल बात नहीं करता प्रधानमंत्री। कौन सा लैंड ले लिया? लैंड तो तुम पहले ही सजा कर दे दिए थे। उस वक्त हमारी सेना के हाथ बांध दिए थे तुम्हारे नेहरू ने। तुमने चीनियों के दिमाग में डाल दिया है कि भारत के सैनिक कमजोर हैं। इसका ही नतीजा रहा कि उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया। इस ट्वीट में बकवासी की है राहुल गांधी ने। इसको कोई समझाओ कि 1996 में कांग्रेस सरकार ने ही चाइना के साथ एक पैक्ट साइन किया था कि एलएसी पर सेना के जवान अनआर्म पेट्रोलिंग करेंगे और सेना के सैनिकों को ऑर्डर्स उनके कमांडिंग ऑफिसर्स देते हैं, सरकार नहीं देती। तो पहले तो उनसे प्रश्न करना बंद करो कि अनआर्म्ड क्यों भेजा। दूसरा, पेट्रोलिंग टीम को देखने भेजा गया था कि कहीं चीनी एक दिन पहले जो ऑफिसर लेवल की मीटिंग में बैक ऑफ करने पर अग्री किया गया था उसका उल्लंघन तो नहीं कर रही। उन्हें अनआर्म्ड भेजा गया ताकि चीनी समझ जाएं सैनिक किसी लड़ाई के लिए रात के अंधेरे में नहीं आए हैं। पर बैक स्टेबिंग चीनियों ने हमला किया। पैक्ट साइन ये करें, सीक्रेट एम्बेसडर मीटिंग ये करें। चीन को जमीन इनके परदादा ने दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी इन्होंने बनाया नहीं और सवाल पूछने का हुटियापा कर अपने मंद बुद्धि होने का पूरा सबूत दे दिया है इन्होंने। चलो यही बता देते कि 2008 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ये एमओयू क्यों साइन किया था कांग्रेस ने। ऐसा कौन सा हिंदी चीनी भाई भाई अब तक चल रहा है इनका। और उसके बाद जवानों की वीर गति पर जो ये आंसू बहाते हैं वो घड़ियाली आंसू हैं। बहन की नाक इंदिरा जैसी है, इसकी नपाई तो पहले ही हो चुकी थी, तो भाई ने भी राजीव गांधी जैसे बाल रख लिए। इनको लगता है देश की जनता मूर्ख है। नहीं, तुम्हारे चमचों और गुलामों के अलावा कोई मूर्ख नहीं है। तुम्हारे मंदबुद्धि होने का उन्हें पता है। देश की जनता को इस बारे में पूरा पता है। तुम्हारे परदादा के ब्लंडर्स का भी देश की जनता को पता है। तुम्हारी नौटंकी का इन्हें पल पल की जानकारी मिल ही जाती है। कमजोर मोदी या डरपोक मोदी जैसे ट्रेंड चलाकर तुम कांग्रेसी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। 3 दिन 11 पाकिस्तानी आतंकी मुंबई में खून की होली खेलते रहे और तुम में इतना दम नहीं था कि तैयार बैठी एयरफोर्स को स्ट्राइक्स करने की इजाजत दी जाए। मेजर सौरभ कालिया का कटा सर यहां भेजा गया
सरबजीत की लाश भेजी गई, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर में ब्लास्ट होते रहे, पर कोई कार्रवाई तुमने कभी की ही नहीं। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग और निडर प्रधानमंत्री डॉजियर डॉजियर खेलते रहे और 2010 में 25 आतंकियों को छोड़ दिया था, पाकिस्तान जाने का फ्री पास दिया था स्ट्रॉन्ग और निडर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। यहाँ उरी और पुलवामा का बदला लेने वाला कमजोर प्रधानमंत्री है। चलो हम इसी बात से खुश हैं कि ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री कह चुका है, हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। दोस्तों, इन ढोंगियों ने आर्मी से प्रूफ तक मांगा है और इन्हीं की देन है जो आज चीन की इतनी हिम्मत हो चुकी है। उनके यहाँ अच्छी खासी कैजुअलिटी हुई है, हमारे सैनिक मारते मारते शहीद हुए हैं। बीआरओ जो रोड और ब्रिज का काम बॉर्डर पर कर रही है, यही मुद्दा था जो चीनियों को पसंद नहीं आ रहा था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था कांग्रेस के समय में, पर कांग्रेस तो स्कैम्स करने में बिजी थी ना, तो उनके पास समय कहाँ था। आज जब मोदी सरकार में रोड बन रही हैं, तो चीनियों को मिर्ची लग रही है कि अब तक तो किया नहीं, अब क्यों कर रहे हैं भारतीय। इसलिए ये फेस ऑफ हुआ, पर सरकार ने इस नापाक हरकत के बाद भी काम नहीं रोका है। बताओ कितने डरपोक हैं हमारे प्रधान सेवक। चीनियों की फटी पड़ी है, उसका यूएस, जापान, ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, इंडिया सबसे झगड़ा चल रहा है। उसकी हालात खराब हो चुकी है। इस इंसिडेंट के बाद तो बहुत ही बुरी तरह खराब हुई है, क्योंकि मोदी सरकार आगे क्या करेगी ये चिंता उसे सता रही है। यही कारण है चीनी सरकार ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे जंग नहीं चाहते। जब जंग नहीं चाहते थे तो फेस ऑफ की नौटंकी की ही क्यों थी। आज फट गई है जब 43 सैनिक मारे गए हैं, जवाब मिल गया है इन्हें। मुझे अपने प्रधान सेवक पर दोस्तों पूरा यकीन है, क्योंकि यह कांग्रेस की वाला कठपुतली प्रधान सेवक नहीं है जो अलगाववादियों के साथ डिनर करें या शहीद जवानों की वीरगति का बदला ना ले सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।